हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। और जैसा कि हमने लास्ट जो है वो डिमांड के बारे में सीखा था, आज हम आईएमएफ के बारे में देखने वाले हैं। आईएमएफ के बेसिक फीचर्स को देखेंगे और उन चीज़ों को देखेंगे जिनके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। वन डे एग्जाम में आईएमएफ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यूपीएससी में नॉर्मली जो है वो शायद पूछा जाए, शायद ना भी पूछा जाए। लेकिन स्टेट पीसीएस जो कि आने वाला है, यूपी पीसीएस आने वाला है, फिर उसके बाद बिहार पीसीएस है, इन एग्जाम के लिए आईएमएफ जैसी चीजें जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। और आप जैसे कई बच्चों ने हमें डिमांड किया था कि सर जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे रहते हैं, तो इनके ऊपर भी आप कुछ कवर कीजिए। उसी कंटेक्स्ट में आईएमएफ आज आपके सामने है। ठीक है। सबसे पहली चीज जो आईएमएफ के बारे में आप लोगों को सीखनी है वो क्या है, वो ये है कि क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आएगा कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के नीचे काम करता है, कब ये बना, इसका मेजर जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, इसके मेंबर कंट्रीज कैसे हैं और इसमें कैसे कैसे वर्किंग होती है। पहली चीज, एक चीज ध्यान रखो, 1944 के आसपास, कब, 1944 के आसपास, 45 के आसपास जो है वो एक वॉर खत्म होती है जिसका नाम होता है वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो है वो कुछ विजेता होते हैं और कुछ जो है वो देश हार जाते हैं, जिसमें जर्मनी एक होता है, जिसमें जापान एक होता है। लेकिन वॉर में चाहे आप हारो चाहे जीतो, एक चीज तो फिक्स है, जीतने वाले का भी नुकसान होता है, हारने वाले का भी नुकसान होता है। तो वैसे ही कुछ डेवलप्ड नेशंस का भी नुकसान हुआ, डेवलपिंग नेशंस का भी नुकसान हुआ। इन्हीं चीजों की भरपाई के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जो यूएस में रखी गई थी, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जो कि सन 1944 में होती है। इस कॉन्फ्रेंस में मेजरली उन चीजों को डिस्कस किया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंसिंग के लिए कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो कि हमें फायदा दे, जो कि उन देशों को फायदा दे जो अभी डेवलपिंग नेशंस हैं, जो आने वाले समय में आजाद देश बनने वाले हैं। और उसी कंटेक्स्ट में दो ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने निकल के आती हैं। पहली जो होती है उसको बोलते हैं डब्ल्यूबी, दूसरी है आईएमएफ। डब्ल्यूबी से मेरा मीनिंग ये है कि वर्ल्ड बैंक, और आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर ऑन दिस? ये दो ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म होता है। अब आईएमएफ क्या है ये क्लियर हो गया। किसके नीचे वर्क कर रही है? तो आपको याद रखना होगा, यूनाइटेड नेशन के नीचे ये वर्क करती है। क्लियर ऑन दिस? ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s भी इसमें इसको बनाने के लिए एक रोल प्ले करता है। सबसे पहली चीज, इसका मेन ऑफिस कहाँ पे है? इसका मेन ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में है। क्लियर ऑन दिस? सेकंड, मेंबर कंट्रीज कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 190 कंट्रीज है। इसमें करेक्शन है एक, अप्रोक्सीमेटली 194 कंट्रीज हैं जो आईएमएफ उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। क्लियर ऑन दिस? ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं एक बार। पहला ऑब्जेक्टिव आईएमएफ क्या है का क्या है? ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन जो है वो उसको बनाए रखना, यानी कि देश आपस में कॉपरेट कर पाए। आईएमएफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी करता है कि दो देशों के ज्वाइंट जो है कोई प्रोजेक्ट डेवलप करता है, जिसके चलते जो है आईएमएफ को फायदा हो, प्लस देशों को आपस में फायदा हो। इस वजह से कॉपरेशन जो है वो की जाती है इनसे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन करने का काम आईएमएफ का होता है वर्ल्ड लेवल पे। इंटरनेशनल ट्रेड, उसको इंटरनेशनली जो चीजों का व्यापार हो रहा है उसमें इंक्रीज आए, तो उसके लिए भी आईएमएफ जो है वो पूरे स्टेप्स लेता है। इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, आईएमएफ जो है वो किसी भी देश को लोन देगा जिससे वो देश जो है वो क्या कर पाए, इकोनॉमिक ग्रोथ और अपने देश में एम्प्लॉयमेंट जो है वो ला पाए। और आईएमएफ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाता है जिसमें गरीबी को खत्म करने की या ऐसी सब बातें की जाती हैं, यानी कि रिड्यूसिंग पॉवर्टी या इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ऐसी चीजें की जाती है आईएमएफ में। क्लियर ऑन दिस? फंक्शन क्या है? इकोनॉमिक सर्वेलेंस। आईएमएफ जो है वो पूरे साल कोई ना कोई रिपोर्ट निकालता रहता है और उस रिपोर्ट्स में रैंकिंग दी होती है अलग अलग नेशंस की। रैंकिंग से मेरा मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, मान लो उस केस में ये होगा कि आपका देश जो है वो फाइनेंशियली कितना स्टेबल है। 190 190 194 कंट्रीज में से उनको रैंकिंग दी जाएगी, और उस रैंकिंग के आधार पर यह बताया जाएगा कि आपके देश में आपकी रैंकिंग में आने में सबसे अच्छा चीज क्या था और आपके देश में चैलेंजेस क्या है। उन चैलेंजेस को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इन सब चीजों को आईएमएफ जो है वो अपनी रिपोर्ट्स के द्वारा डिस्कस करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वेलेंस जो है वो आईएमएफ के द्वारा बाकी देशों की जाती है।
किसी भी देश को अगर कोई भी लोन की दिक्कत है, मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होते हैं इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये मान लो देश कुछ बाहर से मंगवाते हैं और कुछ बाहर वाले देशों को भेजते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कई बार उसमें मिसमैच आने से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाते हैं, यानी कि बीओपी क्राइसिस। अब उस बीओपी क्राइसिस में उससे कैसे उभरना है और उस क्राइसिस को खत्म करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कौन सप्लाई करता है? आईएमएफ कई बार देशों को सप्लाई कर देता है। 1990 में इंडिया भी ऐसे क्राइसिस को जो है वो फेस कर रहा था। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो गए थे, हमारे पास सिर्फ कुछ दिनों का ही पैसा बचा था कि हम फॉरेन वाले देशों से अपना सामान जो है वो मंगवा पाए। उस केस में आईएमएफ ने हमारी हेल्प की थी, लेकिन आईएमएफ के साथ दिक्कत एक ज्यादा है, और वो ये है कि आईएमएफ अगर किसी को भी लोन देता है तो वो एक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए बोलता है, वो ये कि जो इंस्ट्रक्शन आईएमएफ के द्वारा दी जाएंगी अपनी इकोनॉमी के लिए वो आप लोगों को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो इंडिया ने भी आईएमएफ से सन 1991 में लोन लिया था। कब लिया था? और आईएमएफ की कंडीशंस के चलते भी एक रीजन था कि इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स जो है वो लेके आया था इंडिया। क्लियर ऑन दिस? एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में जो लोन लिया था उसके चलते भी आई। टेक्निकल असिस्टेंस जो देनी है देशों को वो भी आईएमएफ देने की चीज करता है। ठीक है, कई बार देशों में क्रिटिसिज्म भी होता है कि आईएमएफ किसी को लोन दे रहा है तो उसको क्या लेना देना इस चीज से कि वो कैसे उसको रीपे करेगा। आईएमएफ प्रॉपर एक रीस्ट्रक्चरिंग करता है जिसमें ये बताया जाता है कि जो हमने आपको लोन दिया इसको कहाँ कहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, कैसे ये लोन वापस आएगा, और वो लोन जो है वो आपने हमें रीपे करना है। इन चीजों को आईएमएफ जो है वो डिस्कस करता है। अब एक और चीज है, पाकिस्तान ने चाइना से लोन ले रखा है। पाकिस्तान जो है वो चाइना को वो लोन रीपे करना चाह रहा है, क्योंकि चाइना क्या करता है, किसी को भी लोन दे दिया, वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा तो उसको एक और लोन दिया, जब वो उसको भी नहीं रीपे कर पा रहा तो उसका जो कुछ जमीन का कुछ हिस्सा है वो 100 साल के लिए या 90 सालों के लिए ले लिया और उसको यूज किया अपनी मिलिट्री असिस्टेंस के लिए या फिर किसी दूसरे देश को प्रॉब्लम में लाने के लिए। यही चीज क्या करता है? चाइना करता है। पाकिस्तान ने चाइना से लोन ले रखा था, आईएमएफ से पाकिस्तान जो है वो क्या लेता है? लोन लेता है। आईएमएफ उनको लोन देने के लिए रेडी हो जाता है और ये बोलता है कि उसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि अगर हम आपको लोन दे देंगे तो आप चाइना को अपना जो पुराना लोन है वो रीपे नहीं करोगे, उस लोन को आप अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करोगे और उससे जो पैसा आएगा उससे कुछ लोन चाइना को चुकाओगे और कुछ लोन हमारा। तो ये एक अच्छी चीज है जो आईएमएफ नॉर्मली करता है। अब स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले बीओजी होता है, यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये आईएमएफ की सबसे सुप्रीम डिसीजन मेकिंग जो है अथॉरिटी है, इसके बेसिस पे ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। इसके नीचे जो होता है लेवल उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इसमें लगभग 24 मेंबर्स होते हैं और वो सब मेंबर जो है वो क्या करते हैं, जो रोजाना के उनके काम है उसमें जो डिसीजन लिए जाएंगे और कैसे होंगे उन चीजों को इसमें डिस्कस किया जाता है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, मेजरली इसका रोल क्या होगा, आईएमएफ का जो स्टाफ है और उसका जो चेयरमैन है उसकी जो चीजें हैं उन चीजों को मैनेज करना, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं आईएमएफ में जो कि वर्क करते हैं। क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट ये आ गया कि सर आईएमएफ में जो पैसा आता है वो कैसे आता है। आईएमएफ आप सब देशों को लोन देता है, लेकिन उनके पास भी तो किसी तरीके से पैसा आया होगा। तो इसका सिंपल सा आप एक चीज मानो, मान लो एक बॉक्स है, मैंने अभी सभी दोस्तों को कॉल किया और ये बोला कि आप सब लोग पैसा लेके आओ और सब लोग उस बॉक्स में पैसा डाल दो। जो जितना पैसा डालेगा उसका शेयर उतना ज्यादा होगा, उसका उतना शेयर कम होगा। अब उस पैसे पे ये डिसाइड किया जाएगा कि किसको कितना लोन मिलेगा जब वो प्रॉब्लम में आ रहा है, या फिर अगर उसमें से जितना पैसा है उसमें से कोई मान लो गरीब देश है उसको कितना लोन मिलेगा, वो डिसीजन मेकिंग के द्वारा लिया जाएगा। और वो जो डिसीजन मेकिंग होगी वो बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में होगी। कैसे होगी? डेमोक्रेटिक वे में होगी। तो उस चीज को जो है आईएमएफ करता है। इसमें मेजर फंडिंग और जो कोटास होते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना लोन ले सकता है या डिसीजन मेकिंग में किसकी कितनी चलेगी, वो इस बेसिस पे होता है कि किसने कितना पैसा आईएमएफ में दे रखा है, कितना पैसा आईएमएफ में दे रखा है।
जितना ज्यादा पैसा आपने आईएमएफ में दे रखा है उतने ज्यादा आपके डिसीजन मेकिंग राइट्स होंगे। राइट, तो यूएसए एक ऐसा देश है जिसके डिसीजन मेकिंग राइट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, ईच मेंबर कॉन्ट्रीब्यूट्स अ अमाउंट बेस्ड ऑन इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, रिव्यूइंग आफ्टर एवरी 5 ईयर। हर 5 साल बाद इसको रिव्यू किया जाता है और हर मेंबर जो है वो अपनी इकोनॉमी के हिसाब से जो है उसमें कंट्रीब्यूशन करता है और उस हिसाब से डिसीजन दिए जाते हैं। यूएस हैज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसको डिटरमिन करने का तरीका क्या होता है? हाउ मच मेंबर कैन बोरो, कितना मेंबर एक आईएमएफ से लोन ले सकता है, ये चीज क्या डिसाइड करता है? जितनी अमाउंट उसने पे कर रखी है। यानी कि यूएस की जो अमाउंट है वो लगभग 16% के आसपास है। उसके बाद जो है वो देशों की अमाउंट बहुत कम है, 2%, 1%, ऐसे। क्लियर ऑन दिस? वोटिंग पावर ऑफ आईएमएफ डिसीजन जो है वो उसमें उसकी हेल्प होगी, जिसका जितना ज्यादा कोटा ज्यादा होगा। ठीक है, लोन फंड पूल है जिसमें जो है आपने जितना लोन उसको दे रखा है उतना ज्यादा आप अपनी प्रॉब्लम में आने के समय में उससे ले सकते हैं। अगर वोटिंग पावर्स की बात करें तो ये कैसे डिफाइन होगा? ये आपके कोटास के हिसाब से ही डिफाइन किया जाता है। आईएमएफ की अपनी एक करेंसी होती है जिसको एसडीआर के नाम से बोला जाता है और एसडीआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है, मेजरली 5 करेंसीज होती हैं, उन 5 करेंसीज को मिला के एक एसडीआर बनता है और एक एसडीआर जो है वो एक वोट के बराबर होता है। एक वोट एसडीआर की लगभग 1 लाख एसडीआर के बराबर होगी और जो उसके कोटा के बराबर होगा। बेसिक वैल्यू जो है मेंबर्स की इसी के द्वारा डिफाइन की जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। आईएमएफ क्या है, क्यों आया, कैसे कैसे चीजें हुई। अगली ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग करेंगे वो होगी वर्ल्ड बैंक और उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और इन सब चीजों को भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।